हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन किस किस प्रकार का होता है, और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा की थी। और इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बारे में चर्चा की थी। तो जो पहला प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो दूसरा टाइप का गैमेटोजेनेसिस होता है जो कि फीमेल्स में होता है उसे हम कहते हैं oogenesis। तो इनके स्टेप्स के बारे में भी हमने चर्चा की थी प्रीवियस लेक्चर में, और ये जो लेक्चर है ये कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो आइए पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ इस टर्म से, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ठीक है। या हम उससे बोलते हैं कि ये एक साइक्लिक फेज है जो कि फीमेल प्राइमेट्स में होता है, ठीक है। या हम इसे बोल सकते हैं महिला प्राइमेट्स में जो होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि महिला प्राइमेट्स में होता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये प्यूबर्टी पे ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो प्यूबर्टी पर होती है, और इसको हम कहते हैं मेनार्क, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो शुरुआत होती है उसे हम एक टर्म से जानते हैं जिस टर्म का नाम है मेनार्क। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हर 28 से 29 दिन बाद रिपीट होता है। तो ये एक आप कह सकते हैं साइकिल है, ठीक है। ये एक साइकिल है या एक साइक्लिक फेज है जो कि हर 28 से 29 दिन बाद रिपीट होता है, ठीक है। इस और ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। अब हम चर्चा करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 4 फेजेस में होता है। तो आप लिख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होती हैं। अब हम इन फेजेस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मासिक चरण। तो इसमें क्या होता है, इसको हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि यहां पर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज का दूसरा नाम हो गया ब्लीडिंग फेज, क्योंकि इस फेज के दौरान ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रक्त जो वाहिकाओं के टूटने के कारण, ठीक है, 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि जो फ्लूइड होता है जिसमें ब्लड होता है, ठीक है, उसका यहाँ पे फ्लो होता है या उसका रिलीज होता है जब एंडोमेट्रियम जो होती है उसका ब्रेकडाउन होता है। तो एंडोमेट्रियम आपको पता है ये यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है। और यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन से और ब्लड वेसल्स के ब्रेकडाउन से यहाँ पर ब्लीडिंग होती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है ये 3 से 5 दिन तक होती है, ठीक है। तो ये था मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। अब इसके बाद जो फेज होती है उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उनकी मैच्योरेशन होती है ग्राफियन फॉलिकल्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दूसरी फेज है वो है फॉलिकुलर फेज। तो oogenesis के दौरान आपको पता होगा क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है, प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है, वो ग्रेन्युलोसा सेल से कवर हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं जो प्राइमरी oocytes हैं दे गेट सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी oocyte होते हैं। प्राइमरी oocyte कैसे बनते हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दे गेट सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। जब प्राइमरी oocyte ग्रेन्युलोसा सेल से कवर हो जाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल।
ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? प्राइमरी oocyte जो कि सराउंडेड होता है ग्रैन्युलोसा सेल से। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये इसके बाद और ग्रैन्युलोसा सेल से कवर होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल अगेन गेट सराउंडेड बाय मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है, ठीक है, दे गेट अगेन सराउंडेड बाय मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। तो हम यहां पे दोबारा लिख सकते हैं दे गेट सराउंडेड बाय मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। और जब प्राइमरी फॉलिकल और भी ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल से सराउंडेड होता है, तब उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। तो हम यहां ये भी लिख देते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं oogenesis के बारे में, ठीक है। अब ये टर्शरी फॉलिकल है, इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है, इसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है। और इस स्टेज पे, ठीक है, आप मार्क कर लीजिए, इस स्टेज पर प्राइमरी oocyte में डिवीजन होती है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एग मदर सेल्स होते हैं, oogonia होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल्स होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म प्रोडक्शन में, और यहां पर जो सेल्स होते हैं इसे हम oogonia बोलते हैं, ठीक है। oogonia यहाँ पे जो होते हैं वो मदर सेल्स होते हैं या एग मदर सेल्स होते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो जर्म सेल्स होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। अभी जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, यहां पर डिवीजन होती है। तो हमने चर्चा कर रहे थे कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होती है वो उस प्राइमरी oocyte में होती है जो कि टर्शरी फॉलिकल में होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनेगा? एक सेकेंडरी oocyte बनेगा, और इसके अलावा एक पोलर बॉडी बनेगा जो कि काफी छोटा होता है। तो एक लार्ज सेकेंडरी oocyte बनता है और एक स्मॉल यानी कि छोटा पोलर बॉडी बनता है, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte में एक और मियोटिक डिवीजन होती है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और इससे क्या बनेगा? यहां पे ओवम बनेगा और यहां पे बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो प्राइमरी oocyte होता है टर्शरी फॉलिकल में, उसमें डिविजन्स होती हैं, और टर्शरी फॉलिकल जो होता है बाद में या जब वो मैच्योर हो जाता है उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये होता है ग्राफियन फॉलिकल। तो अब आपको पता चल गया ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, तो अब आप ये ध्यान में रखें, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो वो कॉर्पस लूटियम बनाता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं फॉलिकुलर फेज के बारे में। तो आपको पता है प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल कैसे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है ये भी आपको पता है, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। तो पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शियल फॉलिकल बनेगा, और टर्शियल फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं ये होता है टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। और यहाँ पे एंडोमेट्रियम रीजनरेट करती है थ्रू प्रोलिफरेशन। यहाँ पे एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है मेंस्ट्रुअल फेज में, यहाँ पे एंडोमेट्रियम रीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे गोनेडोट्रोफिन्स, ठीक है, इनको हम
ट्रोपिन्स कहते हैं। तो ये जो हार्मोन है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, ठीक है, फॉलिकुलर फेज के दौरान, और जिसकी वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट आपने देखा क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। और इसके अलावा एस्ट्रोजन की सिक्रीशन भी होती है, ठीक है, फॉलिकल्स के द्वारा। अब जो बोथ जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, इनकी जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, जो कि 14 दिन के अबाउट होता है, ठीक है। तो 14 दिन के, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो 28 से 29 दिन तक था, होता है, ठीक है। इसमें से जो 14th डे होता है, ठीक है, 14th डे में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं 14th डे के अराउंड, ठीक है। तो ये था फॉलिकुलर फेज, जहां पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद होता है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो यहां पे क्या होगा, ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना ग्राफियन फॉलिकल से, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जो सेकेंडरी oocyte आपको पता है, सेकेंडरी oocyte में फिर सेकेंड म्योटिक डिवीजन होती है और वो ओवम बनाता है, ठीक है। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसका जो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, और इस हाई कंसंट्रेशन जो होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, वो ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करती है या इंड्यूस करती है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें जो ओवम मौजूद होता है उसकी रिलीज होती है, वो रिलीज हो जाता है, और इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से बनता है टर्शियरी फॉलिकल, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। और जो प्राइमरी oocyte होता है, जो कि टर्शियरी फॉलिकल में होता है, उसमें डिवीजन स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और अंत में क्या बनता है, ओवम बनता है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर करता है। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, और या ओव्यूलेशन कैसे होती है, ठीक है। अगर हम ओव्यूलेटरी फेज की बात करें, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर करता है। तो हम लिख सकते हैं रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या रिलीज होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ द ओवम, जो एग सेल है उसकी रिलीज हो जाती है, ठीक है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो उसमें से ओवम रिलीज होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब जो बाकी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम अब बनता है, तो ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, जब ओवम को रिलीज कर देता है तब वो बनाता है कॉर्पस लूटियम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब हम इस कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बात चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होती है। अब उसके बाद फेज होती है लूटियल फेज, जो कि लास्ट फेज होती है, या फोर्थ फेज हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल्स आप देख सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। जो ग्राफियन फॉलिकल के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, यानी कि जब ओवन में करने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कॉर्पस लूटियम में, ठीक है। अब जो कॉर्पस लूटियम जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस होती है, वो मेंटेन रहता है एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है, ठीक है। तो जो लूटियल फेज को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस लूटियम भी बन रहा है, ठीक है।
तो इस फेज में कॉर्पस लूटियम बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? जब ग्राफिन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है तब कॉर्पस लूटियम बनता है, और कॉर्पस लूटियम जो है वो फिर हार्मोन सिक्रीशन में मदद करता है। उससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, और थोड़े से अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन तो रिलीज होता ही है, इसके अलावा एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। ठीक है तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी मेंटेनेंस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो सच एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बारे में भी हम आगे की स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये होता है लूटियल फेज, और ये थे 4 फेजेस जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा था? पहला फेज होता है ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज था फॉलिकुलर फेज, तीसरा फेज है ओव्यूलेटरी फेज, और चौथा होता है लूटियल फेज। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जहां पे मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है। तो अगर इन मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन नहीं होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट कर जाता है, और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक नया साइकिल उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो स्टॉपेज होता है, ठीक है, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सिसेशन होता है, तो सिसेशन का मतलब क्या है कि उसका स्टॉप हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना, उसको हम कहते हैं मेन्यूपॉज। और मेन्यूपॉज जो फीमेल्स में या महिलाओं में 50 की उम्र के लगभग या 50 की उम्र के आसपास होता है। ठीक है, तो सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना, उसे हम कहते हैं मेन्यूपॉज। ठीक है, तो ये सब था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो हमने 4 फेजेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि मेनार्क क्या होता है और मेन्यूपॉज क्या होता है। ये एक इमेज है जो कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेजेस के बारे में बता रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं, दिस इमेज इज अबाउट वेरियस स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो पहली फेज होती है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, दूसरी होती है फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फिर होता है ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूलेटरी फेज, और फिर जो लास्ट फेज होती है उसे हम बोलते हैं लूटियल फेज, और अंत में फिर नेक्स्ट साइकिल की शुरुआत होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होती तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट कर जाता है और फिर नया साइकिल की शुरुआत होती है। तो आप देख सकते हैं इस साइकिल में यहाँ पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली फेज होती है ब्लीडिंग फेज में, उसमें एंडोमेट्रियम आप देख सकते हैं काफी थिन है। ठीक है, और फिर फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो लूटियल फेज होता है वहां पे मैक्सिमम थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम की। ठीक है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की मैक्सिमम थिकनेस होती है, और जो ब्लीडिंग फेज है वहां पे एंडोमेट्रियम सबसे ज्यादा थिन होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं थिनेस्ट एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम सबसे थिन है, फिर धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस बढ़ती है, और उसके बाद जो लूटियल फेज है वहां पे एंडोमेट्रियम सबसे ज्यादा थिक होती है। ठीक है, और बीच में होता है ये ओव्यूलेटरी फेज जहां पे ओव्यूलेशन होती है। अब आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो हॉर्मोन्स होते हैं आप देख सकते हैं, जो ब्लीडिंग फेज होती है वहां पे हॉर्मोन्स का लेवल कम है, फिर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर बढ़ता है फॉलिकुलर फेज के दौरान, फिर आप देख सकते हैं ओव्यूलेशन के दौरान यहाँ पर एस्ट्रोजन और का लेवल काफी हाई है, और प्रोजेस्टेरॉन जो आपका बढ़ता है लूटियल फेज में। तो कॉर्पस लूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाता है। ठीक है, जिसकी वजह से लूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन आप देख सकते हैं उसकी मात्रा ओव्यूलेशन के दौरान बहुत ज्यादा है,
और प्रोजेस्टेरॉन की जो मात्रा है वो लुटियल फेज में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो कॉर्पस लुटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है और थोड़े मात्रा में वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। अब आप देख सकते हैं ये सारे फेजेस हैं। यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल है, ठीक है, और ये जो मैच्योर फॉलिकल है जिसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल भी। अब इस ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हो जाता है, तो यहाँ पे ये रप्चर दिखा रहा है और ये ओवम का रिलीज, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल, तो मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्राफियन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल जब ओवम रिलीज कर देता है, ठीक है, तो वो बनाता है कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो आप देख सकते हैं कॉर्पस लुटियम लुटियल फेज में बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये जो कॉर्पस लुटियम है वो डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आप ये जो गोनेडोट्रोपिन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, उसकी भी मात्रा आप देख सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज में और फॉलिकल फेज में आप देख सकते हैं इनकी मात्रा में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं जैसे कि ओव्यूलेशन के दौरान फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ती है और फिर से वो कम हो जाती है लुटियल फेज में, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो, उसमें हेड मौजूद होता है, एक नेक मौजूद होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। तो स्पर्म के आप बोल सकते हैं 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला है हेड, दूसरा है नेक, तीसरा होता है मिडल पीस और चौथा होता है टेल। और जो स्पर्म होता है वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो काफी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जो स्पर्म की जो बॉडी होती है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, ठीक है। और जो स्पर्म का हेड की अगर हम बात करें तो उसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, क्योंकि स्पर्म हैप्लॉइड होता है क्योंकि वो मियोसिस से बनता है। तो स्पर्म्स में जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और उसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है हेड का, वहां पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्रोजोम कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्रोजोम होता है, ठीक है, जो कि हेड के एंटीरियर पार्ट में मौजूद होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो अगर ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होगा तो उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, और उस लेयर्स को पेनिट्रेट करने के लिए एक्रोजोम की मदद चाहिए होती है, क्योंकि एक्रोजोम जो होता है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इन वॉल्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ठीक है। और जिसकी वजह से फिर जो स्पर्म का हेड है वो ओवम में जा सकता है, ठीक है, और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है। इसके बाद हेड के बाद होता है नेक रीजन, और नेक रीजन के बाद क्या होता है? मिडल पीस, ठीक है। अब मिडल पीस में काफी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? वो पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, और वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो मूव कर सकता है, ठीक है। और ये मूवमेंट बहुत ही जरूरी होती है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो पहला पार्ट स्पर्म का होता है हेड, और हेड में क्या होता है? एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, और उस न्यूक्लियस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हेड होता है, हेड में न्यूक्लियस जो होता है वो होता है हैप्लॉइड, ठीक है। और हेड के जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें होता है एक्रोजोम। अब एक्रोजोम्स में कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि किसमें मदद करते हैं? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं, ठीक है। और जो मिडल पीस होता है, मिडल पीस में काफी ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके स्पर्म जो है वो मूव कर सकता है। आपको पता है स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है, और जो एग सेल होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो स्पर्म को मूव करना पड़ता है, ठीक है। और वो मूव कैसे करता है? टेल की मदद से, ठीक है। तो मिडल पीस के बाद होता है टेल, और उस टेल की मदद से स्पर्म मूव करता है और वो एग्स के पास पहुंचता है, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अब इस मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है। अब जो स्पर्म्स होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एसेसरी डक्ट्स के द्वारा। तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तब हमने एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि एजैकुलेटरी डक्ट है,
ठीक है। तो इन डक्ट्स की मदद से जो स्पर्म है वो रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ठीक है। इसके बाद जो एपिडाइडमिस, ठीक है, होता है, वास डिफरेंस होता है, सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, सेमाइनल वेसिकल भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। वास डिफरेंस डक्ट सिस्टम का पार्ट है, एपिडाइडमिस भी एक डक्ट सिस्टम का पार्ट है। तो इन सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में और ये जो डक्ट्स हैं इनमें क्या होता है, यह मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होती है और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में भी मदद करता है। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस की सिक्रीशन, वास डेफरेंस की जो सिक्रीशन होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल इनकी जो सिक्रीशन होती है वो स्पर्म की मैच्योरेशन और मोटिलिटी में मदद करता है। ठीक है। अब जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है, ठीक है, वो स्पर्म के साथ मिलकर सीमन बनाता है। ठीक है। तो सीमन बनाने में कौन कौन मदद करता है, तो यहां पर सीमन में मौजूद होती है सिक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है वो भी सीमन बनाती है। इसके अलावा जो सेमाइनल वेसिकल्स होती है उसकी सिक्रीशंस होती हैं वो भी सीमन्स बनाती हैं। ठीक है। ये भी सीमन बनाने में मदद करता है। और सीमन्स में क्या मौजूद होते हैं, स्पर्म्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और स्पर्म्स के और क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पहला तो हो गया, अगर हम स्पर्म्स के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें स्पर्म्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है। इसमें फ्रुक्टोज भी मौजूद होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं सीमन्स के। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्पर्म का पहला कंपोनेंट होता है हेड, उसके बाद होता है नेक, फिर होता है मिडल पीस और टेल, जो कि स्पर्म की मूवमेंट में या मोटिलिटी में मदद करता है। अब जो हमने देखा था स्पर्म की जो सारी बॉडी होती है, एंटायर बॉडी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। और जो हेड जो होता है उसका एंटीरियर रीजन में एक्रोजोम मौजूद होता है और एक्रोजोम्स में एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और इन एंजाइम्स की मदद से जो ओवम होता है उसकी जो लेयर्स होती हैं उनका ब्रेक डाउन होता है और इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाती है। अब जो न्यूक्लियस जो मौजूद होता है, ठीक है, वो हैप्लॉइड होता है यहाँ पे। ठीक है। और न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल होगा। ठीक है। हेड के बाद होता है नेक रीजन, नेक रीजन के बाद होता है मिडल पीस, और मिडल पीस में क्या मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्विमिंग के लिए या बोल सकते हैं स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। और टेल मदद करती है इस स्पर्म को या स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, टेल बहुत ही जरूरी होती है। तो ये थे 4 पार्ट्स स्पर्म के। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ठीक है। जो कि फीमेल प्राइमेट्स में होता है। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं, फीमेल्स जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 4 फेजेस में होता है। पहला होता है ब्लीडिंग फेज, दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज। तो ब्लीडिंग फेज में ब्लीडिंग होती है जो कि एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स की ब्रेकडाउन की वजह से होती है। और इस स्टेज में जो एंडोमेट्रियम होती है वो सबसे ज्यादा थिन होती है। इसके बाद होता है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में आपने देखा यहाँ पे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है और अंत में मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं देयर इज डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन फेज होता है। ठीक है। जिसमें ओव्यूलेशन होती है, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और वो रिलीज करता है ओवम को। ठीक है। और लास्ट फेज होती है ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वो हार्मोन सिक्रिएट करता है जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है लूटियल फेज में,
और एंडोमेट्रियम जो होती है उसकी भी थिकनेस हाईएस्ट होती है लुटियल फेज में। तो एंडोमेट्रियम थिनेस्ट होता है ब्रीडिंग फेज में, फिर वो ग्रेजुअली उसकी थिकनेस बढ़ती है फॉलिकुलर फेज में, और फिर उसके बाद जो ओव्यूलेशन होती है, और ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज में थिकनेस होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये 4 फेज थे। उसके अलावा हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में भी चर्चा की। ठीक है, तो स्पर्म जो होता है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस और टेल, और इनके अलग अलग फंक्शंस के बारे में भी हमने चर्चा की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसके बारे में हम अन्य टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और कुछ अदर टॉपिक्स। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।